हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने ईएमटी के शॉर्ट फॉर्मूलेज और की पॉइंट्स के लिए सीरीज स्टार्ट की थी। तो इसके अंदर अपन ने ईएमटी का जस्ट बेसिक्स देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और गॉस लॉ क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलेज आपने देख लिए थे। अब इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्या होता है? वे टू लोकेट पॉइंट इन 3D। जो 3D अपना स्पेस होता है उसमें किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए जो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो वो तीन टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, सेकंड होता है आपका सिलेंड्रिकल और थर्ड होता है आपका स्फेरिकल। तो जो कार्टेशियन यूज करते हैं, कार्टेशियन तो आप जानते हैं, अपन एक एक्सिस लेते हैं, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो इस एक्स वाई एक्सिस के कहीं पर भी अपन पॉइंट लोकेट करते हैं तो वो होता है आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम। सेकंड होता है आपका सिलेंड्रिकल में आपका क्या होता है, ये सिलेंडर टाइप का आप एज्यूम करते हैं, ये मान के चलिए सिलेंडर का एक टॉप व्यू है, सिलेंडर का टॉप व्यू है। तो सिलेंडर का ये एक्सेस हो गया, ये एक्सेस की जो लेंथ होती है वो होती है जेड, ये नीचे तक जा रही है एकदम बॉटम तक, ये सिलेंडर का टॉप व्यू एज्यूम करना है आपको। और जो सिलेंडर की रेडियस होगी वो होती है आपकी रो, और जो सिलेंडर का ये रोलिंग पार्ट होता है उसको अपन डिनोट करते हैं ऐसे फाई से। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल में तीन सिस्टम होते हैं आपके, रो, फाई और जेड। तीसरा होता है आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, तो इसमें होते हैं आर, थीटा और फाई। तो इनके लिए मैंने क्या किया है, इनके लिए अलग से यू वी और डब्ल्यू से इनको डिनोट कर दिया। तो यू वी डब्ल्यू आपके डिनोट करेंगे टोटल पैरामीटर्स, जैसे कार्टेशियन के लिए, सिलेंड्रिकल के लिए और स्फेरिकल के लिए। और किस फंक्शन से इनको स्केल करना है, वो स्केलिंग फंक्शन है, जैसे वन 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 इसमें हो गया, वन रो और वन इसमें हो गया, वन आर और आर साइन थीटा इसमें हो गया। ये अपन देखते हैं इसको कैसे स्केल करना है, ये मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी आप ये चीज और इसमें देख लीजिए, ए एक्स इंटू ए वाई इक्वल्स टू ए वाई इंटू ए जेड इक्वल्स टू ए जेड इंटू ए एक्स इक्वल्स टू 0। मतलब डिफरेंट डिफरेंट अगर पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। लेकिन अगर ए एक्स इंटू ए एक्स, ए वाई इंटू ए वाई और ए जेड इंटू ए जेड है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ये आपको याद रखना है। और इसमें एक राइट हैंडेड सीक्वेंस होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसमें क्या होता है, जैसे एक्स वाई और जेड ये तीनों एक सीक्वेंस में पैरामीटर हैं आपके, तो अगर ए एक्स इंटू ए वाई होगा, ए एक्स क्रॉस ए वाई होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए जेड, क्योंकि ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। ए वाई इंटू ए जेड आपने किया तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए एक्स आएगी, ये राइट हैंडेड सीक्वेंस हो गया। और ए जेड इंटू ए एक्स हुआ आपका, जैसे ए जेड फर्स्ट हो गया इंटू ए एक्स हुआ तो इसके राइट हैंडेड में आया आपका ए वाई। तो इस टाइप से ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये हुई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात। अब यही अगर अपन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो स्फेरिकल में क्या होना चाहिए आपका? ए आर इंटू ए थीटा इक्वल्स टू ए फाई। तो जैसे ए आर इंटू ए फाई कर दिया अपन ने, ए आर इंटू ए फाई कर दिया, ये आपका राइट हैंडेड सीक्वेंस में नहीं है, पहले आपको ए फाई लिखना चाहिए था। अगर आप ए फाई क्रॉस ए आर लिखते तब उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी ए थीटा, लेकिन आपने यहाँ पर क्या लिखा? ए आर इंटू ए फाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस ए थीटा, क्योंकि ये राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें माइनस आ गया। तो ये आपको याद रखना है, अगर सेम सेम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उसमें क्या आएगा आपका 1, और अगर डिफरेंट डिफरेंट का हो रहा है तो उसमें 0 आ जाएगा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो उसके लिए आपका इस टाइप से होगा, राइट हैंडेड सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। अब इसमें अपन और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अपन पॉइंट ट्रांसमिशन फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन एक्सिस से सिलेंड्रिकल एक्सिस में कैसे आपका पॉइंट ट्रांसमिशन हो रहा है। तो कार्टेशियन तो आप सभी जानते हैं, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस की लेंथ, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस की लेंथ। अब कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में पॉइंट ट्रांसमिट करना है, तो सिलेंड्रिकल के लिए मैंने क्या बताया, ये आपने इसी पॉइंट पर सिलेंडर एज्यूम कर लिया, सिलेंडर का ये टॉप व्यू है और सिलेंडर का जो एक्सेस है वो है आपका z है, और जो उसकी रेडियस है वो है आपकी रो है, रो हो गई उसकी रेडियस। तो इसके बीच का जो एंगल आपने मान के चला फाई है, ये एंगल अगर फाई हो गया तो कॉस फाई आप क्या लिख सकते हैं इसमें? कॉस फाई आपका हो जाएगा आपका कितना? दिस अपॉन दिस, मतलब ये है आपकी x अपॉन दिस, ये है आपकी रो। तो x आपका कितना आ जाएगा? रो कॉस फाई, तो x आपका हो गया रो कॉस फाई। तो ये कार्टेशियन जो पॉइंट था ये आपका सिलेंड्रिकल में ट्रांसमिट हो गया। वैसे ही आप y के लिए क्या लिख सकते हैं? y के लिए आप जैसे इसमें लिखेंगे साइन पाई को, आप क्या लिखेंगे इसमें? साइन पाई आपका हो जाएगा इसमें दिस अपॉन दिस। तो
ये इसकी लेंथ कितनी है y अपॉन रो, तो y आ जाएगा आपका रो साइन पाई। तो इस तरीके से ये पॉइंट आपने ट्रांसमिट किए। और रो के आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, रो में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ये डिस्टेंस पता है x है और ये डिस्टेंस पता है x है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z आपका z ही है, क्योंकि जो z कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो आपका इस टाइप से होता है या नीचे जाता है, तो z आपका z हो गया और x हो गया रो कॉस पाई और y हो गया रो साइन पाई। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब पॉइंट ट्रांसमिशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अब पॉइंट ट्रांसमिशन फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्फेरिकल। अब सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल में कैसे पॉइंट ट्रांसमिट होंगे, रो हो जाएगा आपका r साइन थीटा, फाई होता है फाई और z हो जाएगा r cos थीटा। तो इस टाइप से आप ये पॉइंट इनको याद रखिए। अब इसमें देखते हैं, अब लाइन एज अ वेक्टर, लाइन एज अ वेक्टर कब बिहेव करेगी, तो dl जब अपन इसका निकालेंगे तो अपन ने देखा h1 du au प्लस h2 dv av प्लस h3 dw aw। तो जब मैंने आपको वो पॉइंट के लिए बताए थे पैरामीटर और उनके स्केलिंग फैक्टर, अब आप इसमें रख सकते हैं। जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम के लिए देखेंगे तो h1 मतलब स्केलिंग फैक्टर उसके लिए 1 था, तो 1 इंटू du की जगह पर हो जाएगा आपका dx इंटू au की जगह पर हो जाएगा ax, dx ax हो जाएगा, प्लस h2 स्केलिंग फैक्टर 1 था तो 1 इंटू dy डॉट ay हो जाएगा, प्लस यहाँ पर h3 की जगह पर 1 इंटू dz az हो जाएगा। तो ये हुआ आपका कार्टेशियन के लिए। अब सिलेंड्रिकल के लिए क्या होगा, h1 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, 1 इंटू डी रो ए रो, प्लस अब h2 जो स्केलिंग फैक्टर था वो कितना था आपका रो, तो रो का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इंटू अब dv की जगह पर क्या था रो डी फाई ए फाई, तो रो इंटू डी फाई ए फाई हो जाएगा इसमें, प्लस अब अगला जो था आपका h3 में कितना था स्केलिंग फैक्टर 1 था, तो 1 इंटू dw आपका कितना हो जाएगा dz az। तो ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल में। अब सिलेंड्रिकल के बाद आएगा आपका कौन सा स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में आप क्या लिखेंगे, स्फेरिकल में होता है आपका r थीटा और पाई। तो h1 जो स्केलिंग फैक्टर होता है उसमें होता है 1, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा dr ar, फिर h2 जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो होता है r टू d थीटा डॉट a थीटा, प्लस अब h3 जो स्केलिंग फैक्टर होता है वो होता है r साइन थीटा, तो r साइन थीटा इंटू d फाई a फाई। इस टाइप से आप तीनों के लिए निकाल सकते हैं जब लाइन ऐसा वेक्टर होगी। तो ये आपको याद रखना है, वो पॉइंट याद रखेंगे तो आप, तो सरफेस के लिए आप कैसे निकाल सकते हैं, सरफेस के लिए भी आप ऐसे निकाल सकते हैं ds इक्वल्स टू, ये हो गए आपके स्केलिंग फैक्टर, और जिस भी कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के लिए आपको बोला जाए उसके आप स्केलिंग फैक्टर इसमें रख के इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्टेशियन के लिए अलग होते हैं, सिलेंड्रिकल के लिए स्केलिंग अलग होती है और स्फेरिकल की स्केलिंग अलग होती है, तो वो पुट करके आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम एज ए स्केलर की तरह है, तो h1 h2 h3 du dv tw, जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको बोला जाए तो वैसे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डाइवर्जेंस ऑफ a, अगर a कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डाइवर्जेंस आप कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन h1 h2 h3 है आपके क्या स्केलिंग फैक्टर, और dy du h2 इंटू 3 au प्लस dy dv h3 h1 इंटू av और dy dw ऑफ h1 h2 इंटू aw। अब h1 h2 h3 क्या है, इनके स्केलिंग फैक्टर हैं। तो अगर कार्टेशियन की बात करेंगे तो h1 h2 h3 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगी आपकी 1 इंटू du की जगह पर हो जाएगा आपका dy dx, और h2 h3 की वैल्यू होती है 1 और au की जगह पर हो जाएगा आपका कितना ax, प्लस ऐसे ही dy ऑफ ay, ऐसे ही dy dz ऑफ az। तो ये हुई आपकी किसकी बात, कार्टेशियन सिस्टम की बात। और अगर सिलेंड्रिकल के लिए डाइवर्जेंस निकालने के लिए बोला जाए तो उसमें क्या होगा, h1 की वैल्यू 1 होती है, h2 की वैल्यू रो होती है और h3 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रो कोष्टक dy du मतलब dy d रो ऑफ h2 h3 और au। तो h3 की वैल्यू 1 है और h2 की वैल्यू है रो, तो रो इंटू डी रो हो जाएगा आपका, प्लस dy डी फाई, और h3 की वैल्यू है आपकी 1 और h1 की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना a फाई, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना dy डी जेड ऑफ h1 की वैल्यू 1 है और h2 की वैल्यू है रो,
तो रो इंटू ए डब्ल्यू की जगह पर डी जेड, इस टाइप से आप इनको निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी निकाल सकते हैं h1 h2 और h3 की अलग अलग वैल्यू पुट करके, तो ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस। इसी तरह से आप कर्ल कैसे निकालेंगे किसी वेक्टर क्वांटिटी का, कर्ल होता है आपका a इक्वल्स टू 1 अपॉन h1 h2 h3 और मॉड में उसको लिखते हैं h1 au h2 ab और h3 aw। तो h1 h2 h3 क्या है, जस्ट उनके स्केलिंग फैक्टर हैं अलग अलग कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के लिए, dy du dy dv और dy dw, h1 इंटू au h2 इंटू ab और h3 इंटू aw। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आपको बोला जाए निकालने के लिए। तो अब इसमें अपन देखते हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशन। पिछले वीडियोस में अपन ने देखा था गॉस लॉ आपका क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds इक्वल्स टू q। तो गॉस लॉ की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस ऑफ अ पॉइंट चार्ज। मान के चलिए ये कोई पॉइंट चार्ज आपका q है और उसके कारण r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए आप गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो आपने लिखा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds इक्वल्स टू q। ये इंटीग्रेशन क्या डिनोट कर रहा है, इस सरफेस का एरिया, तो इसको अपन ने s से डिनोट कर दिया, तो d हो जाएगा आपका q s हो गया आपका सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू ar इसकी डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एनालिसिस। और d आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, आप जानते हैं कूलम का ला क्या था, F इक्वल्स टू Q इंटू E, तो E हो जाएगा आपका F अपॉन Q। तो E आपने लिखा F अपॉन Q, F आपका फोर्स होता है। अब इसमें देखिए आप जो D की वैल्यू आपने Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू AR कैलकुलेट की थी, तो D की जगह पर आपने वो रख दिया और एप्सिलॉन आपका नीचे रहेगा इंटू AR। तो अब यहाँ से फोर्स आपका कितना हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, तो फोर्स हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फोर्स का, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरी जो एप्लीकेशन होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ लाइन चार्ज रो एल। मतलब कोई लाइन चार्ज है आपका, मैंने बताया चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पॉइंट चार्ज होता है, लाइन चार्ज होता है, सरफेस चार्ज होता है। तो ये देखिए अपन ने पॉइंट चार्ज के कारण, अब देखते हैं अपन लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एनालिसिस। तो गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ d डॉट ds इक्वल्स टू q, d डॉट ds इक्वल्स टू q हो जाएगा, d हो जाएगा आपका q अपॉन s। अब लाइन चार्ज आपकी कहाँ आएगी, किसी सिलेंड्रिकल में, ये आपका मान के चलिए कोई सिलेंड्रिकल है इस टाइप से, ठीक है। और ये हो गया आपका रो एल, लाइन चार्ज हो गया इसमें। तो जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज जो लिखते हैं आप उसको क्या लिखेंगे, रो एल इंटू एच, मतलब रो एल उसका चार्ज हो गया और एच इसकी जितनी लेंथ है हाइट तक, तो रो एल इंटू एच हो जाएगा। और जो सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई रो एच। तो यहाँ पर देखिए एच टू एच कैंसिल हो जाएगा, तो जो डी हो जाएगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा रो एल अपॉन 2 पाई रो इंटू ए रो। इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बायो-सेवर्ट लॉ होता है, बायो-सेवर्ट का लॉ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो एच बार इक्वल्स टू आईडीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्रॉस ए आर, ये होता है आपका बायो-सेवर्ट लॉ। अब एक चीज और होती है इसमें, डी ई और डी एच। अगर डी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक प्रेशर, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैग्नेटिक प्रेशर, क्योंकि डी की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर और ई की होती है न्यूटन पर कूलम, कूलम टू कूलम कैंसिल हो गया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट होती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रिक प्रेशर की, और इसी टाइप से इसकी यूनिट होती है मैग्नेटिक प्रेशर की भी। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर। अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, इसमें से मान के चलिए आई करंट फ्लो हो रहा है और इसके कारण अपन को मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस करनी है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस आप कैसे करेंगे, अगर ये आपका करंट कैरिंग वायर इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर हो जाएगी आपकी आई अपॉन 2 पाई रो, आई इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, अपॉन 2 पाई रो इंटू ए फाई। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ अ फाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर, मतलब इसकी लेंथ अगर फाइनाइट है तो उसके कारण इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो कैसे चेक करेंगे आप, इसका एंगल ऐसे निकाल सकते हैं, ये देखिए इसकी जो लेंथ हो गई, ये एंगल आपका
अल्फा 1 हो जाएगा और ये एंगल आपका अल्फा 2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को डेवलप करके आप लिख सकते हैं I अपॉन 4 पाई रो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। अगर आपकी जो करंट कैरिंग वायर है वो फाइनाइट लेंथ का है तो I अपॉन 4 पाई रो साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2 डॉट ए फाई। इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको अपन डिटेल से अभी बाद में देखेंगे, अभी आप इनके बस फॉर्मूले देखते जाइए। आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी रो। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की सीट है आपके पास और उसकी चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है, सीट की मैंने बताया चार्ज सरफेस चार्ज होगा तो रो एस हो जाएगा और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की एनालिसिस करनी है तो डी हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा आपका रो एस अपॉन 2 डॉट ए एन नॉर्मल डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी आपकी कितनी होती है, डी आपका होता है एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ ई। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे डी अपॉन एप्सिलॉन, तो रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन इनटू ए एन। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एनालिसिस ऑफ एन इनफाइनाइट सीट ऑफ करंट कैरिंग के वायर। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ की सीट है और उसमें करंट कैरिंग कितना है, के बार उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके कारण वो होगी आपकी के बार बाई 2 क्रॉस ए एन। तो यहाँ से बी हो जाएगा आपका म्यू टाइम्स ऑफ एच। तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होता है आपका 0, ये अपन ने देखा था फर्स्ट वीडियो में। लेकिन जो ओपन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस होता है वो होता है आपका साई एम। अब इसको अपन और आगे देखते हैं। इसका यूज होता है आपका फैराडे के फर्स्ट लॉ में और सेकंड लॉ में। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे अपन और वीडियोस में देखते हैं। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो इनको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।